हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की फंडामेंटल राइट्स भाग 3। ये भारत के संविधान भाग 3 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल @एजुकेशन हब 940 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को। तो मूल अधिकार को बेसिकली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है इसे? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड से लिया गया है। जो मैग्ना कार्टा नाम है ये कहाँ से लिया गया है? इसे इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटिश से। तो आगे देखते हैं। मूल संविधान में 7 भाग थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को निकालकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया। इसका मतलब ये है कि जब संविधान बना था तो मूल अधिकार में हमें 7 अधिकार प्राप्त किए गए थे। ठीक है, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे निकालकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 में डाल दिया है। तो अब बेसिकली हमारे पास सिर्फ वर्तमान में 6 इसके भाग बचे हैं मूल अधिकार के। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं, मूल अधिकार के 6 भाग को। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद आते हैं 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 23 से लेकर 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं 25 से लेकर 28 अनुच्छेद। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 से लेकर 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं 32। ठीक है, 32वें अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार का मतलब है सब कुछ एक समान बनाए रखना या सबको एक लेवल में देखना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब कानून सभी के लिए बराबर है। विधि का मतलब कानून। तो ये कह रहा है, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून सभी के लिए बराबर है। आगे बात करते हैं 15 के बारे में। 15वां अनुच्छेद कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के पर विभेद पर रोक। यानी कोई भी व्यक्ति किसी के भी धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के उस पर विभेद या उसमें फर्क नहीं कर सकता। ठीक है, ये कानून के विरुद्ध है। समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं 16 के बारे में। लोक नियोजन में अफसर की समानता। इसका मतलब है सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता, यानी सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक लेवल में बनाने के लिए इसमें लोक नियोजन में अवसर दिया गया है। अनुच्छेद कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17वां है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। जो पहले चलती थी वो अब खत्म कर दी गई है इसके तहत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये 17वां अनुच्छेद, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत। 18वां है उपाधियों का अंत। ठीक है, 18वां अनुच्छेद है उपाधियों का अंत। जो पहले हुआ करता था, जो राजा महाराजाओं का दौर चलता था कि राजा का बेटा या राजा के वंश में से कोई भी राजा बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, ये था हमारा समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, तो इसके बारे में स्वतंत्रता के अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है। क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, यानी कुछ भी अच्छा जो भी है उसको बोलने की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं। अगला पॉइंट है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं भी बैठकर कोई भी सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। अगला है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी भारत में कहीं भी आने जाने की पर कोई भी रोक टोक नहीं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी जाकर निवास कर सकता है। और अगला पॉइंट है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी भारत में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाकर रोजगार या नौकरी कर सकता है।
तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। ठीक है, अभी अगला पॉइंट बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में, 20 के बारे में। तो इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण। ठीक है, अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में कौन सा है? अनुच्छेद 20। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, जब तक दोषी नहीं कहा जाए तब तक यह सिद्धि ना हो जाए उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी जब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। अगला पॉइंट है, अगर उसका दोष क्या कहते हैं सिद्ध हो जाता है, तो जिस समय उसने अपराध किया था, मान लीजिए उसने 2016 के समय अपराध किया है लेकिन उसका फैसला 2020 में हो रहा है, तो उसे 2016 के कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। अगला पॉइंट है, खुद के विरुद्ध गवाही देने पर रोक, मतलब वो खुद के विरुद्ध गवाही देने पर उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है, एक अपराध की एक ही सजा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे एक अपराध की एक ही बार सजा दी जाएगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 20। अब अगले के बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। तो ठीक है, इसके अंदर है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार, यानी ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, हमें किसी के भी विरुद्ध जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, या हमें किसी भी बुरे हाल में रहने का अधिकार नहीं है। हमें ये अधिकार देता है कि हम आसानी से कहीं भी रह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। इसके पॉइंटों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 ए के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक संविधान या प्रावधान जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 21 ए के तहत। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। अगले की बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। तो अगला है गिरफ्तारी का संरक्षण। तो जैसे हमने पढ़ा था कि दोष, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी गिरफ्तारी का संरक्षण भी देखा जाएगा। तो इसमें गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसका दोष, यदि यानी कोई पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है तो वह व्यक्ति उसको गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, उसे कारण पूछने का अधिकार है। ठीक है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। मनपसंद कानूनी सलाह या उसे वकील प्रदान करने की अधिकार है, नहीं तो उसे एक सरकारी वकील देने की प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये था अनुच्छेद 22। ठीक है, अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार पर रोक और बालाश्रम या बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 23 हमें ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव का व्यापार नहीं कर सकता, किसी भी बच्चे या बालक से कोई भी श्रम नहीं करवा सकता और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम पर रोक, यानी 14 वर्ष से जो भी बच्चे कम उम्र के हैं उनको कोई भी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जा सकता, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले के बारे में बात कर लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत 25 से लेकर 28 अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 25 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मानना, आचरण करना व प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब इसका यह है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारा स्वयं का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 25 ये कहता है। 26 के अंतर्गत देखते हैं धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो वो अपने धर्म का किसी भी तरीके से कोई भी प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 26 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों को संपोषित करना यानी उनका प्रचार करना। ठीक है, उनको बढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगला देखते हैं 28वां, धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होना। तो इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी धर्म अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, उसकी उपासना करवा सकता है, ये व्यक्ति के ऊपर है या वो करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अगला बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो यह केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है यह अधिकार? यह केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का, यानी उनकी जो भी मजबूरियां हैं, जो भी लाभ हैं, उनके हितों का वो संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 30 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों की जो भी शिक्षा है उसको संरक्षण प्रदान करना। ये था हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो चलिए अगले के बारे में बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होने पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जा सकती है। तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार का मतलब ये है कि किसी भी मौलिक अधिकार को यदि कोई हनन या नुकसान या उससे वंचित करने का प्रयास करता है तो सीधा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जा सकती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसे आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसका मतलब ये था कि इसलिए कहा कि यार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसके मौलिक अधिकार को छीनना चाहता है तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे याचिका दर्ज कर अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे संवैधानिक उपचारों की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हमारे मौलिक अधिकार यहाँ खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा @educationhub 940।